वेलकम बैक नाजरीन। जी मामून साहब। अच्छा, मंशा साहब ने सर ये बड़ा क्लियर कर दिया, ये सेक्शन 18 से लेकर ऑनवर्ड्स जो है पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन और वो सारी चीज़ें बनेंगी। उसके बाद फेडरल एपेलेट ट्राइब्यूनल के अंदर ये जो है उसके सामने पहला हक उसको अपील करने का हक है विद इन 45 डेज ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो उन्होंने भी किया। ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी चूंकि कमिश्नर लेवल है तो मुझे कानून में नहीं नजर आया कि कमिश्नर अपील्स वाला फोरम जो हमारा टैक्स में होता है वो को मुझे नजर नहीं आया। वो मंशा साहब ज़्यादा इस पर लाइट जो है वो कर देंगे। पर इसमें जो है वो फेडरल एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है विद इन 45 डेज आप अपील कर सकते हैं। 1000 रुपये फीस रूल्स के अंदर मेंशन्ड है। उसके अंदर उस एपेलेट फोरम के ऊपर आप एक्सप्लेन करेंगे भी कॉन्फिस्केशन या जो उन्होंने बेनामी है, जारी बात है, प्रूव करना है आपने। अच्छा, ट्रिब्यूनल में उसके खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर उसको कोई आगे हक है हाई कोर्ट के अंदर? बिल्कुल जी, हाई कोर्ट अपील टू दी हाई कोर्ट है। मगर जो सर ये बेसिकली जो मामलात नजर आ रहे हैं ना, मैं आपको ओवरऑल बात करूंगा, सेक्शन तो इसमें बहुत हैं कि जो मामला नजर आ रहे हैं, कोई भी ऑफिसर, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर जो है, अब अगर बेनामी ट्रांजैक्शन के ऊपर वो पावर टू सर्च भी है, पावर टू कॉन्फिस्केट भी है, ठीक है, अगर वो घुसता है तो वो कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। ठीक है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। हम नॉर्मल ऑडिट्स के अंदर जब पेश होते हैं तो उसके अंदर भी उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उनके पास सारे अकाउंट डिटेल्स होती हैं। अगर वो 7 या 8 अकाउंट्स दिखा रहा है, एक्चुअली 12 अकाउंट्स हैं उसके, जी, तो वो बाकी 4 अकाउंट्स के ढूंढने हक रखता है, नहीं रखता। या कुछ ऐसा अकाउंट मिले जिसके अंदर उसके पास साइनिंग अथॉरिटी है, अकाउंट किसी और का है, तो वो बेनामी की ट्रांजैक्शन में फॉल कर जाता है। मुलाजमीन के नाम अगर प्रूफ देगा तो बचेगा, तो अकाउंटेंट्स के नाम, मुलाजमीन के नाम लोगों ने सेक्शन 48 के तहत हुकूमत कुछ स्पेशल कोड भी बना सकती है। स्पेशल कोड्स बनते हैं। स्पेशल कोड्स के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आप उसकी कार्रवाई है प्रॉपर, वो स्पेशल कोड्स विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट जो है वो बना सकती है फेडरल गवर्नमेंट, वो भी हो सकते हैं। तो वो कानून जो है वो बड़ा सख्त है, अपील का राइट जरूर मौजूद है। मगर कहने का मकसद ये है कि जो लोग ये इस प्रैक्टिस के अंदर कर रहे थे, इस प्रैक्टिस में बिजनेस कर रहे थे, वो अब कर नहीं सकेंगे। नहीं, वो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब जो है आपके पास इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बड़ी इजीली, एफबीआई को पास जो इंफॉर्मेशन आएगी इसके हवाले से वो कहां से आएगी? सर देखें, बड़ा इजीली है। आप अब तो ये सवाल बनता ही नहीं है। उसका रीजन है कि देखिए नादरा का डेटाबेस मौजूद है। जी, वो तो हर बंदे को 500 रुपए दे के वो तो हम आज तक सुनते आए ना, सारा डाटा हमारे पास मौजूद है, लेकिन आज तक भी जो ऑडिट में कोई केस आता है तो पूरी प्रोफाइल मंगवाते हैं जनाब, ये भी ला के दें, ये भी ला के दें। बिल्कुल एनफोर्समेंट वाले मामला है। मगर अब ऑडिट में पिछले 2-3 साल से हम यही देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद है। ठीक है, और बहुत से लोग ये 214D के भी 214D का सेक्शन के तहत जो ऑडिट्स खुले थे उसमें भी उन्होंने इंक्वायरीज की हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं एफबीआर अपने हुकूमती टैक्स हदफ को पूरा करने के लिए तमाम तर हरबे आजमाती है? अगर बेनामी एक्ट पर भी इनको इख्तियार दे दिया गया तो हुकूमती टैक्स हदफ को कौन पूरा करेगा और एक्ट पर कौन अमल करेगा? देखिए, इसका हदफ तो कोई नहीं है, बेनामी ट्रांजैक्शन का हदफ कोई नहीं है। पर्पज़ ये होना चाहिए कि कोई ऐसी बेनामी ट्रांजैक्शन ना हो, तो हदफ कोई सेट किया नहीं जा सकता। भाई मैं बैठूं और बैठ के कहूं कि हाँ यहाँ पर मेरा ख्याल है कि 2 अरब की चोरी होती है, तो ये हदफ तो ना हुआ। हाँ, वहां पर अगर बजट के अंदर तो एक आपका टारगेट होता है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस देखा जाता है, आपकी इनकम एंड डेफिसिट का और बैलेंस देखा जाता है, वो वहां पे एक आप टारगेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा ख्याल है टारगेट ये होना चाहिए टेरिटोरियल, जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि टेरिटोरियल जो है वो जुरिसडिक्शन दे दी जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी, इनिशिएटिंग अथॉरिटी को भी, ठीक है, ताकि वो हर अपनी टेरिटरी के अंदर ये सर्च कर सकें कि हमने हाँ सारी प्रॉपर्टी लिस्ट, सारी मूवेबल इमूवेबल एसेट्स हमने चेक कर लिए, चाहे वो एक्साइज के जरिए किए, चाहे वो पटवार खाने के जरिए किए। जो मामून साहब बना है कोई फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो नहीं है? वो कानून में इसमें कोई ऐसी पेचीदगियां हों जो इंसानी हकूक़ के खिलाफ जाती हैं? सर देखिए, जब एक्सक्लूजन क्लॉज दे दी कि मैं ब्लड रिलेटिव के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, या मैं लीगल एग्जीक्यूटर, लीगल एडवाइज़र या कोई एजेंट इसके नाम पर उसने कोई ट्रांजैक्शन है, तो इसमें डेफिनेशन में कुछ थोड़ा सा मेरा ख्याल है क्लैरिफाई अगर कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। मगर मेरा पर्सनली ख्याल नहीं है कि कोई फंडामेंटल राइट्स इस हद तक वो हज़फ हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह को, हर मार्केट प्लेस को, हर कंट्री को देख के, मुल्क को देख के ही कोई ना कोई आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और बेनामी एक्ट के आने के बाद आप क्या समझते हैं करप्शन और हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी? ये तो सर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये तो डिबेटेबल है, क्योंकि अभी देखे ना कवानीन तो हमारे पास बेतहाशा हैं। बात वहीं पे आ जाती है कि इन्फोर्समेंट कौन करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा। जी जी, तो जगह अगर इन्फोर्समेंट हो जाए सारे कवानीन पे, तो मेरा ख्याल है सब जो है 5 वक्त की नमाजी हो जाए। तालिब साहब, पाकिस्तान में क्यों जरूरत महसूस हुई बेनामी की?
जैसा जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान वार टेरर की सिचुएशन में है। अब पाकिस्तान में जो है करप्शन है, टैक्स एविजन है, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। जी जी। तो बाहर से बहुत ज़्यादा फंडिंग हो रही थी पाकिस्तान में और इसको इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा था। जी जी। इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना इस एक्ट को लाने की ज़रूरत महसूस हुई ताकि जी, जी। लोग टैक्स एविजन ना कर सके। इससे जो ऐसे लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और आम आवाम में से भी ऐसे लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे थे। ठीक है। पहले ये जो था सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी तक रिस्ट्रिक्टेड था, महदूद था, लेकिन बाद में इसको जो है ना दूसरे जो है चीज़ों के ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसलिए इसको इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए करप्शन का खात्मा और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये बेहतर साबित हो सकते हैं कवानीन। हाँ जी, इससे ये है कि जो बंदा जो है इलीगल वे से वो पैसे बाहर से ला रहा है और इधर अपनी प्रॉपर्टीज बना रहा है किसी दूसरे के नाम के ऊपर, और फिर वो टैक्स से बचने के लिए इस तरह बिजनेसमैन है, ताजर हैं जो सारे इस तरह प्रॉपर्टीज बना रहे थे, इसको कंट्रोल करने के लिए फिर इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी कि इसको कंट्रोल किया जाए। आप नौजवान समझते हैं आइंदा के हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, तो इंशाल्लाह होंगे, हम होपफुल हैं। बिल्कुल ठीक है मंशा साहब, क्योंकि अब टाइम कम है इसमें। मैं थोड़ा जी जी। सा आपको बता दूं, पहले आपने रेमेडी पूछी है कि जी जी। रेमेडी क्या है। जी जी। इसकी दो किस्म की रेमेडी है। एक तो जो कन्फिस्केशन है, ठीक है। यहाँ पहली अपील फेडरल एपलेट ट्रिब्यूनल के पास ठीक जाएगी, है। दूसरी हाई कोर्ट पे जाएगी, उसके बाद फिर आप एग्रीव्ड है कोई भी पार्टी जी। डिपार्टमेंट तो फिर जाएगी हुकूमत स्पेशल कोड भी बना सकती है इसका। जी। नहीं, स्पेशल कोर्ट एक सेपरेट है। ठीक ये है। रेमेडी कन्फिस्केशन की। ठीक है। स्पेशल कोर्ट जो है वो डील करते हैं क्रिमिनल एक्ट ठीक है। होगा, जो जहां आपको फौजदारी सजा मुकदमा- देनी है। ठीक है। जहां आपको सजा देनी है उस तो पर उसमें- स्पेशल कोर्ट बन जी, सकती जी, है। दो सिचुएशन होगी ना। ठीक जो है। आपका इनिशिएटिंग अथॉरिटी है या इनिशिएटिव जो केस बनाएगा वो दो किस्म के बना सकता जी, है, जी। एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एक सिविल प्रोसीडिंग। ठीक सिविल है। प्रोसीडिंग में कन्फिस्केशन चलेगी, ये ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चलेगी। जहां क्रिमिनल आपको सजा देनी है, जी, जी। 1 साल या 7 साल या फाइन लगाना है, तो उसमें स्पेशल कोर्ट को वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। और स्पेशल कोर्ट जैसा कस्टम कोर्ट है पहले तो टैक्स के कोर्ट अपने हैं, तो वो कॉग्निजेंस लेगा। जब वो रिपोर्ट प्लेस करेगा बिफोर दैट कोर्ट, तो वो कॉग्निजेंस लेगा कि ये केस बनता है या नहीं बनता, ये इसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अगर कोर्ट समझे कि ये ठीक है केस, तो उस सिचुएशन में फिर वो उसी तरह ट्रायल, ये वो इंक्वायरी ट्रायल शायल वो कोर्ट करेगा। कोर्ट के बाद फिर अपील जाएगी हाई कोर्ट के पास सुप्रीम। वो बिल्कुल ठीक क्रिमिनल है। अलहदा चलेगा, ये सिविल अलहदा चलेगा। इस एरिया में सिविल लॉ पूरा अप्लाई होगा, सिविल ठीक कोर्ट है। प्रोसीजर। क्रिमिनल वाले में क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर जो है वो सारा अप्लाई होगा। जी, जी। वो आपका सजा है, उससे ये तल्लक नहीं। जी, दूसरा जी। आपने क्वेश्चन ये भी किया था कि ये क्या ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है या नहीं है। जी, जी। मेरे ख्याल में जो भी कन्फिस्केटरी लॉ होते हैं तो वो फंडामेंटल राइट आपका होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन जो है आपका आर्टिकल 23 है, जी जी। जिसमें आपको राइट दिया गया है कि यू कैन होल्ड, पोजेस एंड एंजॉय योर प्रॉपर्टी। ठीक तो है। अनलेस लॉ आपका रीजनेबल टू दैट, वहां सब्जेक्ट टू है कि रीजनेबिलिटी, तो रीजनेबिलिटी देखी जा सकती है इस लॉ की। ये तो लॉ सारी आपकी प्रॉपर्टी, पहले तो टैक्स में तो आप कुछ पोर्शन लेते हैं, ये तो सारी आपकी प्रॉपर्टी सारी ली जाएगी। और जो जी। बैंक अकाउंट या दूसरे, अगर जिस तरह ये मेरे ख्याल में ये जो अथॉरिटीज हैं इसके लिए इंडिपेंडेंट चीजें होनी चाहिए, वही एफपीआर को नहीं देनी चाहिए, और उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव और कन्फिस्केटरी लॉ है, जिसमें आप किसी की प्रॉपर्टी या कब्जा कर लेंगे या क्रिमिनल 7 साल की सजा देंगे, तो आप अजम्पशन प्रिजम्पशन टैक्स बेसिस पे अवियन है जो सर इस एक्ट के बाद कुछ कम होगी। टैक्स अवियन ऑब्जेक्टिव टैक्स अवियन का, ये टैक्स अवियन को कम करना है और करप्शन को कम करना है। जी, जी। लेकिन अगर इस लॉ को आप इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली इन्फोर्स करें और एनफोर्सिंग अथॉरिटी जो है उसको भी ट्रेनिंग दें, उस पहले की तरह के ना हो, हुकूमत की जो- और उनकी भी जी, जी। अकाउंटेबिलिटी हो। जी, अगर जी। वो गलत केस बनाए किसी जी, के जी। खिलाफ, क्योंकि ये सेंसिटिव लॉ है। एक बंदे की आप प्रॉपर्टी या अकाउंट बंद कर लेते हैं या अटैच कर लेते हैं, ये अटैचमेंट आपको बिफोर एडजुडिकेशन ही अथॉरिटी दे दी गई है, जी, जी। ये मेरे ख्याल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी एक अथॉरिटी ने, किसी ने आर्डर तो पास ही नहीं किया, जो एडजुडिकेशन से मुराद हमारी इंडिपेंडेंट है, जिसने जस्टिस करना है। आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने प्रोसीड ही करना है तो अटैच कर दे,
जिस तरह आप एफबीआर का अफसरान करते हैं, असेसमेंट कर देते हैं, बाद में उनको असेसमेंट के बाद ही गलत भी साबित हो जाए उसके कोई खिलाफ एक्शन नहीं होता। के बाद ही रिकवरी होती है ना। जी, जी। ये तो शो का नोटिस इशू करते वक्त ही आपको अटैच कर देगा अच्छा सर, टाइम कम है। प्रॉपर्टी। हुकूमत की जो हिकमत अमली है इस पे, वो उनकी समझ दुरुस्त है। Adjudication के और बाद- दूसरी, इन लोगों को कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए बेनामी एक्ट से बचने के लिए? इनको लोगों को अब बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर क्या है? एहतियाती जी, जी। तदाबीर है। ये सबसे पहले तो बेनामी ट्रांजैक्शन ना करें, थर्ड पार्टी के नाम बैंक अकाउंट ना खोलें, एम्प्लॉय के नाम अकाउंट ना खोलें, अपने रियल ट्रांजैक्शन जो है उसमें देखने चाहिए। अपने जो रिटर्न है उसमें ये असासे अपने ज़ाहिर कर सकते हैं लोग। जाहिर तो देखें, जाहिर करना या ना करना वो अलग है, बेनामी और चीज है। ठीक है, ना जो डिस्क्लोज ना करना, इट डज नॉट मीन कि वो बेनामी हो गया। ठीक है, ठीक है ना, वो आपका अपना अगर एसेट है, आपने इन्वेस्ट किया, आप भी बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो बेनामी नहीं है। ठीक है। इवन आपने डिस्क्लोज नहीं भी किया, अदरवाइज तो डिस्क्लोज करने चाहिए लीगली सर, तौर पे जो अगर नहीं भी किया तो लीगली तौर पे वो प्रूफ है उसके पास, उसके तो वो बाद बेनामी नहीं मेरा है। है तो वो आपका ही है ना। वो जी, कैसे जी। कन्फिस्केट हो सकता है? वो तो डिपार्टमेंट प्रूव करे कि ये एसेट आपका नहीं है, किसी और ने पैसे दिए हैं, वो इससे बेनिफिट उठा रहा है। आप कहते हैं मेरा एफिडेविट है, मैं खरीदा है, मेरे पास पैसे हैं, मेरा ही एसेट है। मंशा साहब जिस तरह कह रहे हैं 85% अभी तक लोग बेनामी असासे रखे हुए हैं, वो इसके बाद हिकमत अमली से बेनामी, बचने वो के लिए basically जो जिन्होंने रखे हुए हैं, जी, जी। वो मैंने पहले 3 सेक्टर आपको बताए। कोई डाटा है हुकूमत के पास इस पे एक्शन करने के लिए? कोई है? जो जिन्होंने एक्शन करना है वो पहले वाले, उनकी ट्रेनिंग होनी जी, चाहिए, जी। कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर कोई गलत केस बनाता है, किसी की प्रॉपर्टी अकाउंट अटैच करता है और गलत हो गया, बाद में साबित हो जाता है कि बेनामी नहीं है, ये तो कोई एजेंट है या ट्रस्टी है या दूसरी चीज है, तो आपने असम्पशन प्रिजम्पशन पे ही उसको ट्रीट कर लिया। सीएसपी ऑफिसर जो बेनामी एक्ट पर अमल दरामद कर सकेंगे, जो सीएसपी ऑफिसर होते हैं इन पे, इनको ट्रेनिंग के बगैर, आज हमारे तो पास ऑडिट का ऑफिसर नहीं है, ऑडिट कितनी केस निकल आते अगर हैं। मिक्सचर हो, जी, जी। जिसमें अब ये भी ब्यूरोक्रेसी वाले भी हों, जी, जी। जिसमें चार्ट अकाउंटेंट भी हों, एडवोकेट भी हों, इकोनॉमिस्ट भी हों, जी, जी। फिर कंपटीशन भी होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी, फिर ट्रेनिंग भी इनको दे लें। ठीक इस है। लॉ की नया लॉ जब भी आए तो पहले अपॉइंट कर दें कि चल आज से शुरू हो जाए, तो वो इतनी ट्रेनिंग बस नहीं एफबीआर के होगा। ऊपर जैसे पहले आतक फिर कमीशन नहीं बना गया, आतक कमीशन ऐसा भी कमीशन होना आपको चाहिए। ये बताऊं, जी, जी। कि अभी जब स्टार्ट होगा तो रिटेन हाई कोर्ट में जाएंगी। जी, जी। तो वहां सारे कानून सब बनते जाएंगे, रास्ते पे सब बनते निकलते जाएंगे, जाएंगे। रास्ते जैसे पहले खुलते गए हैं ना। जी, जी। 1922 वाला एक्ट आया, फिर जी, जी। वो 79 वाला आया, फिर जी, जी। 2001 वाला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो इस तरह ये भी अभी तो फ्रेश बेबी है ना, अभी तो आया ही है, तो फर्स्ट इंप्रेशन में रिट जाएगी। सर तो उसके टाइम बाद कम है, आप आखिरी तजवीज हमारे नाजरीन के लिए क्या देना चाहते हैं बेनामी एक्ट से बचने के लिए? बेनामी के मैं यही देना चाहूंगा कि बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं करने चाहिए। ना अप्लाई के नाम अकाउंट खोलें, अपने नाम खोलें। आगे जो आने वाले हालात है हालात में वो खतरनाक है, आप बचना चाहिए आपको। जो आपके पुराने तो कंटेस्टेबल हैं, जी। जो आपके पुरानी प्रॉपर्टी है और पुराने बिजनेस ट्रांजैक्शन से ओरिजिनेट हुई है, जी, जो जी। फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से आपका जो बेनामी ट्रांजैक्शन होगा, उससे जो प्रॉपर्टी आपकी ओरिजिनेट होगी या बनेगी या आप होल्ड करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, बेनामदार के नाम अपनी सिमत को दुरुस्त कर रहे हैं। बेनिफिट रखेंगे, जी, जी। तो उसको आप पुराने तो ठीक है, तो आइंदा के लिए अपनी सिमत को सही रख लें। बिल्कुल सही। और ये जो इस तरह के तरीके कार थे जी, जो जी। एडवाइजर ने या अपने खुद से किए अब थे, बचने का कोई हल नहीं है। बचने का कोई हाल नहीं। जी, उसको फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से, जो लीगल तरीके से उसको रखें। मोहम्मद निसार साहब, एक टाइम कम है, 25 सेकंड है मैं आपके सर पास। मंशा साहब की बात थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ टू द एक्सटेंट ऑफ दी पनिशमेंट या रेप्रिमांड जो हमने एजुकेटिंग अथॉरिटी इनिशिएटिंग ऑफिसर के ऊपर, वो सेक्शन 52 में इन्होंने पेनल्टी और फॉल्स इन्फॉर्मेशन वो 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट डाली है। ठीक है। 6 महीने जेल टाइम से कौन सा ऑफिसर होगा जो बचेगा? इसकी बाद में वही वाली बात है कि इम्प्रिजनमेंट की तरफ जाने तक कौन इसको देखेगा, क्या इन्फोर्समेंट होगी सेक्शन 52 की, नहीं होगी इस कानून की। तो उसके अंदर ये एक तो चीज़ है, सजेशन मेरी एक तो टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगी या लोगों की तरफ से कि ये इस प्रैक्टिस को कम से कम करें। सजा की तरफ जाने के बजाय शऊर आगाही मुहिम का आगाज करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ट्रेनिंग ऑफ दी ऑफिसर्स, ठीक है। इस कानून के अंदर आप वाजे करें, स्पेसिफिक लोग लेके आए, अकाउंट्स की फील्ड से रिलेटेड लोग हों, लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हों, उन लोगों को लेके आए ताकि उनके पैनल्स बनाएं, उन लोगों को एम्प्लॉयज रखें ताकि कम से कम कोई क्लैरिटी हो और वो किसी लॉजिक की बेस पर कोई काम कर सके। और दूसरी बात है इन्फोर्समेंट इसके ऊपर इस तरह की हो कि कल को कोई बंदा कहे कि हाँ जी 5 साल पहले मेरे कजन की भी प्रॉपर्टी सी,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ कुछ नहीं जिस तरह होया एफबीआर के अफसरान को पहले एतमाद नहीं है लोगों को, हाँ। वो है ना, वो दोबारा फिर इस पे वही दोबारा यही खत्म काम होता होगा जाए। उनका जी, उसने भी है तो फलां भी है तो ये भी है। आप जरूर ये बात करें, इन्फोर्समेंट हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, हर बंदा उसके अंदर आए और ट्रेनिंग ऑफ द ऑफिसर्स के साथ। बिल्कुल ठीक है। ताला साहब आपको बहुत शुक्रिया, मामून सार साहब आपको बहुत शुक्रिया, मंशा साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, आज बेनामी एक्ट पर हमारे एक्सपर्ट ने काफ़ी चीज़ें आप तक पहुंचाई हैं, उम्मीद आपको पसंद आई होंगी। नाजरीन, टैक्स के हवाले से मालूमात के लिए या कुछ चीज़ आप जानना चाहते हैं, कुछ शिकायत है, आप किसी चीज़ को ओपन करना चाहते हैं, हमारा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।